मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने मेरी पहली वाली वीडियो टेक्नोमेट्री का जो कि मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू पर आधारित थी, मैं आशा करता हूं उसे देख लिया होगा, और नहीं तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इससे पहले अब मैं जो टेक्नोमेट्री की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू की जो कि अच्छे लेवल की एडवांस प्रॉब्लम होंगी जो कि एएम एवं जीएम पर आधारित होंगी। बहुत अच्छी वीडियो है ये, और इस टाइप की वीडियो से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। यदि आप अन्य किसी मेथड का उपयोग करोगे एएम अथवा जीएम मेथड के अलावा, तो डेफिनेटली आप बहुत अधिक टाइम लेंगे और आप मात्र 5 से 10 सेकंड में एएम एवं जीएम की सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एएम एवं जीएम के आधार पर आपको अधिकतम एवं न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसी भी डिफरेंशिएशन अवकलन वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा एवं स्वीट मेथड है एएम एवं जीएम। समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य होता क्या है, एक बार इसे देख लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी भरतपुर। एएम एवं जीएम। अब देखो मेरे पास एएम का अर्थ होता है, यहाँ पे जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये होता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम बोलते हैं समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। और समांतर माध्य क्या होता है, यदि मेरे पास दो नंबर हैं ए तथा बी, तो आपका समांतर माध्य बनेगा, पहला जो समांतर माध्य बनेगा ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी बाई 2। दो ही नंबर है मेरे पास, तो क्या बनेगा समांतर माध्य। दो नंबरों के लिए समांतर माध्य ए बराबर क्या बनेगा, समांतर माध्य ए जो बनेगा मेरा ए प्लस बी बाई 2। दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जितनी संख्या है उतना भाग दे दो। यदि मेरे पास 3 नंबर हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका जो समांतर माध्य बनेगा मेरा ए वाला, तो वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ए और बी मेरे पास दो नंबर हैं, इनका समांतर माध्य ए प्लस बी बाई 2। मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, तो समांतर माध्य ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। यदि मेरे पास 4 नंबर हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मेरा जो समांतर माध्य बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। एवरीवन नो अबाउट दैट्स। अब मैं बात करने लगूँ गुणोत्तर माध्य की। अब देखो ध्यान से देखना है ये सारी चीज़ें। टॉपिक बस शुरुआत के 2 से 3 मिनट, एक बार इस कंसेप्ट को समझ लिया तो 5 सेकंड में आप क्वेश्चन करने लगोगे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बिना कोई डिफरेंशिएशन के। अब देखो अगर मैं बात करने लगूँ गुणोत्तर माध्य की, तो देखो गुणोत्तर माध्य के आधारित जो प्रॉब्लम्स होंगी, पहले देखो मेरे पास दो संख्याएं ए तथा बी, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों का गुणा करके और उनका रूट ले लो। मेरे पास दो संख्याएं ए तथा बी, तो उनका गुणोत्तर माध्य बनता है जी, वो बनेगा ए बी की पावर 1/2। जिसको दो संख्याएं तो कितनी आ जाएगी 1/2, तो इसे हम बोलते हैं रूट ए बी। क्या बोलते हैं, रूट ए बी। अब मेरे पास संख्या है 3 ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य बनेगा मेरे पास वो कितना बनेगा, जी बराबर तीनों का गुणोत्तर का मतलब जिसके मतलब गुणा कर दिया, तीनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। 1 2 3 3 संख्याएं, तो ये हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3। इसी तरह यदि मेरे पास 4 संख्या हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी की पावर 1/4। यदि मेरे पास n संख्याएं तो कितनी आ जाएगी, 1/n। अब मुझे आशा है कि आपको गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दोनों समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की कंडीशंस क्या होती हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ से एयरफोर्स में क्वेश्चन फंसते हैं और खूब अच्छी तरह से फंसते हैं। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्यों से जो एयरफोर्स में क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत अच्छी तरह से फंसते हैं। देखो यदि मैं बात करूँ, मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2। मेरे पास कोई संख्या ले ली मैंने, एक 1 है और एक 2, इन दोनों का मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। यदि मैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करने लगूँ तो 1 + 2/2 ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, तो मेरा 3/2 कितना आएगा, 1.5। कितना आएगा, 3/2 1.5। अब देखो इन्हीं का मुझे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, 1 और 2 संख्या। यदि मैं इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने लगूँ तो 1 × 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। संख्या कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट ए बी। क्या होता है, रूट ए बी। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 का रूट कितना हो जाएगा, √2। अब √2 की जो वैल्यू कितनी होती है, 1.41। अब देखो दो संख्या ली मैंने कोई भी, जिनका समांतर माध्य तो है कितना 1.5 और गुणोत्तर माध्य कितना है 1.41। तो ध्यान रखना है इस बात का 1.4।
अगर मैं बात करने लगूं कोई भी दो संख्याओं के लिए समांतर माध्य जो होता है जिसको मिलते हैं अर्थमेटिक मीन, क्या होता है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है किससे, गुणोत्तर माध्य के, नहीं तो क्या उसके क्या रहेगा बराबर। या तो दोनों बराबर हो सकते हैं और नहीं तो हमेशा कौन सा बड़ा रहेगा, समांतर माध्य बड़ा रहेगा। ये बराबर कब होंगे, यदि तुम्हारे नंबर अलग अलग हैं, डिफरेंट नंबर हैं, जैसे 2,3, 3,4, तो हमेशा क्या रहेगा, समांतर माध्य बड़ा रहेगा किससे, गुणोत्तर माध्य से। अब देखो अगर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर कब है, यदि तुम्हारी संख्याएं समान है, सपोज करो 2,2, 2,2, दोनों संख्या समान है, तो इनका समांतर माध्य कितना आएगा, 2 + 2/2, a + b/2 कितना आएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 2 × 2 का 1/2। एक ही 2,2 संख्या है तो √ab, तो 2 का 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 2। तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स की दृष्टि से कि एम हमेशा बड़ा होता है। एक बार तो ये क्वेश्चन आया था AM, GM और HM निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, जो मैंने अपनी मार्केट में जो बुक है रॉबिन मैथ एंड फिजिक्स के नाम से, जिसे आप सुनील बुक सेंटर से या राजस्थान पॉइंट से खरीद सकते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला है जो एयरफोर्स में आएगा था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, AM, GM और HM में से ये कथन सत्य होता है, सबसे बड़ा होता है समांतर माध्य, उससे छोटा होता है गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा क्या होता है HM, जिसको हम बोलते हैं हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य के बारे में हम अर्लियर क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करने लगूं यहाँ तक HM और GM तुम्हारी समझ में ये AM और GM आपकी समझ में आ चुका है, समांतर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से, बस यही कंसेप्ट की आवश्यकता थी और आपकी प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं अब समाप्त। देखो क्वेश्चंस बहुत अधिक आते हैं, जैसे अगर मैं बात करने लगूं एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, cos θ = x + 1/x, तो समीकरण के हल ज्ञात करो। cos θ = x + 1/x, समीकरण के हल ज्ञात करो। तो वो कह रहा है थीटा का कौन सा मान संभव होगा जब x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है तब वैल्यू ज्ञात करो, 0 से छोटा है तब भी वैल्यू ज्ञात करो। तो देखो भाई यदि मैं बात करने लगूँ cos θ = x + 1/, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को कैसे करें। वैसे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन को देखने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाया है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मेरे पास एक नंबर है, मुझे पता है AM जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, GM से। अब मेरे पास दो नंबर हैं, एक मेरे पास संख्या है x और दूसरी मेरे पास संख्या है 1/x। एक संख्या A की जगह x है और B की जगह क्या है 1/x। यदि मैं इन दोनों का AM लेने लगूँ तो x + 1/x, दो संख्या आ गई, a + b/2 इंटू GM क्या बनेगा मेरा, एक x है दूसरी क्या है 1/x, x से x का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से x ये कितना आ गया 1, तो x + 1/x, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो x + 1/x जो आएगी ना वो हमेशा किससे बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी। ये संख्या हमेशा 2 से बड़ी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, कभी भी कोई भी वैल्यू आए ये x + 1/x या तो ये 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी। अब तुमसे ये पूछे भाई x + 1/x का न्यूनतम मान ज्ञात करो, फलन, ये तुमसे ये भी एयरफोर्स में कई बार आ जाता है, x + 1/x की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो। कौन सी न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो। यदि मैं बात करूं x + 1/x की जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। x + 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है 2। x + 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है 2। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। x + 1/x, क्योंकि x + 1/x ये बोल रहा है x + 1/x 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। ये बराबर कब बनेगा 2 के, x = 1 रख दोगे तो। यदि तुमने कोई भी संख्या रखी है, जैसे सपोज करो तुमने x = 3 रखी है, जैसे तुम 3 रखोगे तो 3 + 1/3 ये 2 से फिर बड़ा निकल जाएगा। तुम कोई भी संख्या रखोगे, सर हम तो x = 1/5 रखेंगे, अगर तुम x = 1/5 रखोगे तो ये तो 1/5 हो जाएगा, पर यहाँ 1/5 रखोगे तो ये क्या पहुँच जाएगा 5। तो 5 + 1/5 वो 2 से क्या होगा बड़ा। x की प्रत्येक वैल्यू के लिए ध्यान रखना ये बात, x + 1/x हमेशा किससे बड़ा होता है 2 से बड़ा होता है। x की प्रत्येक वैल्यू के लिए x + 1/x किससे बड़ा होता है 2 से बड़ा होता है। बात समझ में आ गई। अगला देखो, ये इसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। x + 1/x हमेशा किससे बड़ा होता है 2 से। एक नोट डाल के हमेशा लिखो, x + 1/x
हमेशा बड़ा होता है किससे, 2 से, या 2 के क्या रहेगा, बराबर। x प्लस 1/x हमेशा 2 के बड़ा होता है या बराबर होता है, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट पर आधारित अनगिनत क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे वो तुमसे पूछेगा cos थीटा x प्लस 1/x किससे, cos थीटा बराबर x प्लस 1/x, cos थीटा बराबर x प्लस 1/x। क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर x प्लस 1/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो। वो तुमसे ये कह रहा है भाई कि cos थीटा x प्लस 1/x के बराबर है, cos थीटा x प्लस 1/, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू संभव है। तो हमें तो पता है कि x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, 2। इसकी न्यूनतम वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी संभव है, 2, 3, 4, 2.4.5 इस टाइप की वैल्यू आपकी संभव होंगी, 2, 3, 4। लेकिन ये cos थीटा के बराबर है, और हमें पता है कि cos थीटा की इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था, या सभी जानते हैं cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। क्या cos थीटा कभी 2, 3, 4, 4.5 के बराबर हो सकता है? क्या cos थीटा कभी 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 या कोई भी अन्य बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगर वो ये कह दे कि साइन थीटा बराबर, अगर वो ये कह दे कि साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x, यदि वो ये कहे कि साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x, तो बताओ कितनी वैल्यू संभव होंगी? एक भी वैल्यू संभव नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा का मान भी 1 से छोटा होता है, और x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है जब x का मान 0 से बड़ा है। x की अगर 0 से तुम कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे तो x प्लस 1/x हमेशा किससे बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो वही क्वेश्चन इसी तरह पूछता है भाई, cos थीटा, पहले देखो cos थीटा प्लस sec थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस। और ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो ये cos थीटा है, ये कितना है cos थीटा, और sec थीटा क्या है, sec थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1/cos थीटा। वही कंडीशन बन गई ना, x प्लस 1/x। तो वो करेगा cos थीटा प्लस sec थीटा की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो, cos थीटा प्लस sec थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो, cos थीटा प्लस sec थीटा की लीस्ट वैल्यू, एट लीस्ट वैल्यू ज्ञात करो। तो cos थीटा प्लस 1/sec थीटा को 1/cos थीटा ले लिख सकता हूँ। अब ये से कोई संख्या मान लो a, और इसे कोई संख्या, एक संख्या ले ली मैंने cos थीटा, और या फिर वही बात देख लो, एक x है और दूसरा क्या है 1/x। cos थीटा को मैंने x माना और दूसरे को क्या माना 1/x। ये हमेशा बड़ा होता है किससे, 2 से। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी रहेगी, 2, और बाकी वैल्यू सब 2 से क्या होंगी, बड़ी। तो x प्लस 1/x का न्यूनतम मान, x प्लस 1/x का न्यूनतम मान 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और नहीं, फॉर्मूले से कैसे करोगे, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, इसकी न्यूनतम वैल्यू 2। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। अगर मैं बात करने लगूँ कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा की, तो ये आ गया मेरा साइन थीटा। कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा को x मानोगे 1/साइन x प्लस 1/x, फिर इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की न्यूनतम वैल्यू 2 आएगी, cos थीटा प्लस सेक थीटा की न्यूनतम वैल्यू 2 आएगी। x प्लस 1/x की फॉर्म बननी है तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी, 2। यदि मैं बात कहूँ टेन थीटा प्लस cot थीटा की न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी, सर 2 आएगी। cos थीटा प्लस टेन थीटा की न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि टेन थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिखोगे 1/tan थीटा, तो भी न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ध्यान रखना एक ही कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितने के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू, कभी वो क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है। ये पूछेगा तुमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो, तो हमारा तो वही कंसेप्ट है, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या मान सकता हूँ मैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, x,
और 1 cos स्क्वायर थीटा भी x, तो वही वैल्यू आ गई मेरी x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है 2। तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी तरह तुम खुद क्वेश्चन के cos का उल्टा क्या होता है sec। अब इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछा जाए, कुछ बुकों में ज़्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं पॉपुलर, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो। आंसर कितना आएगा 2। अगर तुमसे ये पूछे y बराबर tan स्क्वायर थीटा, y बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो, इसकी जो न्यूनतम वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी 2 के बराबर रहेगी। एटलीस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू 2 होगी, नहीं तो 2 से बड़ी होगी। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो न्यूनतम वैल्यू पूछे तो आंसर कितना होगा 2। x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है 2, नहीं तो 2 से हमेशा क्या होगी बड़ी। वो तुमसे अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा, तो अधिकतम तो अनंत तक चले जाएंगे, क्योंकि sec 90 कितना होता है अनंत, तो cos 90 0 तो 1/sec 90। अधिकतम वैल्यू तो इनकी इन्फिनिटी होती है, लेकिन न्यूनतम वैल्यू क्या होती है इनकी x प्लस 1/x की न्यूनतम वैल्यू कितनी बनेगी 2। अब मैं थोड़े से हाई लेवल की ओर जा रहे हैं हम, x प्लस 1/x के हर मतलब। अब देखो कई बार वो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। अब वो तुमसे ये कहेगा मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो sec स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। अब तुम कहेंगे सर sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये तो sec थीटा कोसेक थीटा को मैं 1/sec स्क्वायर थीटा तो लिख ही नहीं सकता, तो हाउ कैन आई इवेलुएट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? यू नीड टू योर कॉन्शियस लेवल 1 स्टेप फॉरवर्ड। आपको अपना कॉन्शियस लेवल एक स्टेप आगे की ओर ले जाने की जरूरत है। और वो कैसे? sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ y बराबर sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा फंक्शन बन गया बाई मिनिमम। अब मुझे पता है 2 तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर देता हूँ पूरे फंक्शन की, तो पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा मिनिमम। tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी कितनी होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ये वही फॉर्म बनेगी x प्लस 1/x की। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 प्लस 2 आंसर कितना आएगा 4। तो बाई जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी आंसर कितनी आएगी 4 आएगा। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 4। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, वो तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने का प्रयास करेगा, पर तुमको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। अब देखो कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। देखो अगर वो ये बात कहे कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा, इतना ही काफ़ी है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ साइन को हटा देते हैं, ऐसा कर दे। बाई बराबर कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो जो ये संख्याएं होती हैं ना, इनको ऐसे मान लिया करो, a ये b है, ये c है, ये कौन सी है d। तो मेरे को पता है, और मैं इसे am और gm कब लगाऊंगा? जब सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 1 आए। जैसे x प्लस 1/x का मल्टीप्लिकेशन कितना था, x अपॉन 1/x का मल्टीप्लिकेशन कितना था 1। तो इसी पे आधारित हमारी संख्या आएंगी। x का तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे 1/x से तो कैंसिल हो जाता था। अब देखो तुम cos का मल्टीप्लिकेशन sec से करोगे तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। tan का मल्टीप्लिकेशन cot से करोगे तो भी हो जाएगा। और नहीं तो देखो ये भी आसान प्रॉब्लम्स हैं, तुम आसानी से कर सकते हो इनको। देखो यदि मैं बात करने लगूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस, देखो पहले तो मैं मेथड बता देते हैं। अगर मेथड सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि a b c d है, मेरी 4 संख्याएं a, b, c, d, तो मैं अगर मुझे वही मेथड पता है कि am जो होता है वो बड़ा होता है किससे, gm से। अब देखो am क्या बनेगा मेरे पास 4 संख्याओं के लिए a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4। यानी a अगर मैं लिखने लगूँ तो a प्लस b प्लस c बाई 4। a किसके बराबर है मेरे पास cos थीटा के, b किसके बराबर है tan थीटा के, c किसके बराबर है कॉट थीटा के, d किसके बराबर है सेक थीटा के, सेक थीटा बाई 4। ये बड़ा होगा किससे, अंडर रूट के अंदर।
ये जो बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, अगर मैं बात करने लगूँ cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस cot थीटा बाई 4, अब रूट ए भी, तो a प्लस बी प्लस सी डी की पावर 1/4। तो देखो भाई 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि 4 संख्याएं आएंगी तो चारों का क्या होगा, 2 संख्याएं आती थी तो रूट ए भी निकलता था, 3 आएंगी तो रूट के 1/3 के अंदर ए बी सी, 4 आएंगी, चारों का मैं गुणोत्तर माध्य निकालूंगा जीएम, तो चारों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, यानी ए बी सी डी। तो ए का मान कितना है मेरे पास cos थीटा, बी की जो वैल्यू है वो कितनी है sec थीटा, सी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी cot थीटा, और डी की कितनी है sec थीटा। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, cos थीटा प्लस इंटू sec थीटा, तो cos से क्या कैंसिल हो गया sec, और tan से क्या हो गया ये cos थीटा इंटू tan थीटा। अब आपका cos से sec कैंसिल हो जाएगा, tan से cot कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1। तो ये आपकी ये बात समझ में आ गई कि cos थीटा प्लस tan थीटा cot थीटा प्लस sec थीटा बराबर, यहाँ से 1 बचेगा, 1 की 1/4 1 ही होगा, तो यहाँ 4 का इधर मल्टीप्लाई, तो 4 से बड़ा आएगा, 4 से हमेशा बड़ा है, ये वाला जो फंक्शन है वो 4 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, आंसर कितना हो गया 4। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और नहीं तो इससे भी, इसका भी बिना उपयोग करे तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो कैसे, देखो cos थीटा प्लस sec थीटा x प्लस 1/x tan थीटा प्लस cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, और इसकी मिनिमम 2, तो 2 प्लस 2 मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। cos थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है 4। cos थीटा प्लस sec थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 कितनी हो गई 4। तुम चुटकियों में क्वेश्चन कर रहे हो और तुम करोगे। देखो फिर देखो अगला क्वेश्चन में अगर बात करने लगूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और ये cosec थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। पूरे सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात मैंने सकेल दिए। इतना टफ क्वेश्चन तो तुमने किसी बुक में देखा ही नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ से चुटकियों में करोगे। किससे, बेसिक स्टेप, स्मॉल थिंग्स क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। हमें तो बस इतना पता है कि x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। तो हम इतने बड़े फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, cos थीटा प्लस sec थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, tan थीटा प्लस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 2 और 2 कितने हो गया मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं। कितने पेयर बनेंगे 3, और एक पेयर की मिनिमम वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आप 10-10 5-5 सेकंडों में आपने इस टाइप के एम और जीएम पे आधारित आपने समस्याएं की। तो अगर ये आपको वीडियो वाकई में पसंद आई हो एम और जीएम पे आधारित, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है और काफ़ी अच्छा और बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मैं आपके लिए प्रदान कर रहा हूँ। तो आपको शेयर करने का आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ तो इससे मेरी नॉलेज बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली है 1000% आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको कहेगा कि आपके द्वारा भेजी गई वीडियो बहुत अच्छी थी, तो आप पूछेंगे कि वो कौन सी वाली थी, तो तुम्हें सारी ट्रिकें याद आ जाएंगी। तुम इस ट्रिकों को अगर रोज़ रोज़ अगर तुम देखने लगोगे, शेयर भी करने लगोगे, सारी चीज़ें करने लगोगे, तो यही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बार बार आएंगी और आपकी नॉलेज कंटिन्यूसली बढ़ती चलेगी। तो नॉलेजों का बढ़ने का बस मैं बार बार से तब से ही वही सिद्धांत मैं बताते आ रहा हूँ, रिपीटेशन 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 अंटिल परफेक्शन। जब तक रिपीटेशन करो जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए। तो ये वीडियो तो आपको मैंने कंसेप्ट से इतनी अच्छे समझाई है कि एक ही बार में समझ में आ गई होगी। और आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है, और हम आपके एग्ज़ाम के लिए तहे दिल से दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप वर्दी में देखेंगे।